अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। हमने निबोश के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए पहले आप लोगों के लिए। मुझे बहुत से मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, न्यू कमर्स, फ्रेशर्स ऐसा कहते रहते थे कि निबोश के लेक्चर्स के हवाले से कि क्वालिटी नॉलेज हमें चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो उनकी फरमाइश को पूरा करते हुए मैंने निबोश के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए थे। मैंने उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा उसमें बताई, आप लोगों के साथ में डिस्कस की, वो सिनेरियो था प्रैक्टिकली कि एक्चुअली में फील्ड में क्या होता है। हमारा 18 साल का एक्सपीरियंस है गल्फ कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ऑयल एंड गैस के हवाले से, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो इन्हीं एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए हमने ये कोर्सेज रिकॉर्ड करवाए थे। आप लोगों के लिए हमने अपलोड किए यूट्यूब पे। फिर उसके बाद में निबोश के आंसर क्वेश्चन में लोगों के साथ में, कुलीग्स के साथ में डिफिकल्टी हो रही थी कि कैसे एग्जाम को अच्छे नंबर लेके पास किया जाए। तो हमने कोशिश की बड़ी मेहनत के साथ बैठ के, कुलीग्स के साथ बैठ के, मशवरे के साथ बैठ के, कि कैसे हम बहुत अच्छी टिप्स दें हमारे कुलीग्स को, हमारे फ्रेंड्स को, आने वाले न्यू कमर्स को, कि कैसे वो आसानी से निबोच के पेपर को पास कर सके अच्छे नंबरों के साथ। अगर आप मेरे फर्स्ट वाले 5 या 6 लेक्चर देखें जो मैंने टिप्स दी हैं निबोच के लिए और आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और मुझे बहुत से मेरे कोलीग्स ने और फ्रेंड्स ने मेरे साथ में पेपर शेयर किए हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। 70%, 75%, 80% तक मार्क्स उन्होंने लिए हैं। उसके बाद में हमने आयुष के लेक्चर अपलोड किए यूट्यूब पे। अभी जो न्यू हम लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, आज उसका फर्स्ट लेक्चर है ओशा के हवाले से। इस कोर्स का नाम है ओशा 30 आवर्स जनरल इंडस्ट्री कोर्सेज। इसे प्रैक्टिकली आप देखें तो बाकी तमाम कोर्सेज को इससे डिफरेंशिएट हम इस तरह कर सकते हैं। प्योर प्रैक्टिकल बेस कोर्स होता है हमेशा ओशा। अगर आप इसे अच्छे से करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तो आप वर्क फोर्स फील्ड में जब आप जाएंगे, प्रैक्टिकल जब आप स्टार्ट करेंगे आपकी लाइफ का, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हैजर्ड को कंट्रोल करना, हैजर्ड को जानना, खतरे को जानना, रिस्क को जानना, रिस्क किस लेवल का है, हाई है, मीडियम है, लो है। तो आप एज कंपेयर टू दूसरे लोगों के जल्दी से कंट्रोल मेजर अप्लाई कर सकते हैं और अपने वर्क फोर्स को, टीम को आप खतरों से बचा सकते हैं। अभी चलिए चलते हैं हम हमारे इस कोर्स की तरफ। ओशा 30 आवर्स जनरल सर्टिफिकेट। ओशा स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये वे से आप कभी भूलेंगे नहीं इसकी तमाम चीजों को, जैसे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ट्रेनिंग का सबसे पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है एक्चुअली में। ट्रेनिंग इज मीन टेलिंग पीपल हाउ टू डू समथिंग। एक ट्रेनर, एक बेस्ट ट्रेनर वही होता है जो बेस्ट तरीके से लोगों को बता दे काम करने के तरीकों को, कि कैसे आप अच्छे तरीके से काम करना चाहिए कि काम में हैजर्ड और खतरात को मिनिमाइज कर दिया जाए। टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड और शुड नॉट डू, और सिंपली गिविंग देम इंफॉर्मेशन। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप कोई भी कंट्री में जाते हैं, देश में जाते हैं, मुल्क में जाते हैं, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपकी लिमिटेशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वर्क प्लेस पे भी ऐसे ही है। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं कर सकते हैं। आप अगर वायलेशन करेंगे, अनसेफ एक्ट, अनसेफ पोजीशन की तरफ जाएंगे, फाइन्स पेनल्टीज दोनों तरफ से आपको आएंगे, वर्क प्लेस पे भी और उस कंट्री की तरफ से भी। अगर शुरता, लॉ एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के पास में आपका केस चला जाता है। तो ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फॉर्मल क्लासरूम कोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। मैं जो मेरे ट्रेनर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं प्लीज उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ठीक है, बहुत सी ट्रेनिंग है जो हम क्लासरूम में बैठ के लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मगर एक चीज आपको, हमें हमारे जहन में रखनी चाहिए कि हमारे जो भी भाई कुलीग दूसरे कंट्री से आते हैं काम करने के लिए, वो कंस्ट्रक्शन के बारे में उतना ज्यादा जानते नहीं हैं। हमारे मुल्कों में उस लेवल की कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, उस लेवल की हमारी कंट्रीज में मशीनरी यूज नहीं होती है। इस चीज के हवाले से
तो हमें अगर उन्हें प्रैक्टिकल भी साथ में दिखाएं, जो कि हम वीडियोस में शायद उतना ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, जैसा कि आप एक्सक्वेशन के बारे में बता रहे हैं, तो आप ले जाएं उसे उन अपनी फील्ड फोर्स को। अगर उतने ज्यादा हैजर्ड नहीं है, तो कुछ एक्सक्वेशन ऐसी होगी जिसके साथ में लिफ्टिंग का काम भी चल रहा है, वेल्डिंग का काम भी चल रहा है, उसके बिल्कुल पास में बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं दूर में चल रहा है, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे, तो उस जगह पे लेके जाना शायद पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा, कोई ऐसी सेफ एक्सक्वेशन वर्क प्लेस होगी, ऐसे ही कोई कन्फाइंड स्पेस ऐसी हो जो एक्सक्वेशन की कन्फाइंड स्पेस की अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, वर्किंग एट हाइट की अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो सेफ सिनेरियो को देखना भी जरूरी है। वहां पे लेके जाके अगर आप दिखाएंगे तो इससे 1000 टाइम्स ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। आपका मकसद तो यही है ना, कि लोग समझ जाएं आपकी बात को, तो बेस्ट यही है। जो ट्रेनिंग आप समझते हैं कि उनको प्रैक्टिकल दिखा के, सामने दिखा के आप अच्छे से समझा सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज में प्रेफरेंस में ऐसे ही रखिए, आप वहां जाके दिखाएंगे, लोग जल्दी से समझ जाएंगे, उनकी लाइफ इजी हो जाएगी। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन है पहला तो, ओशा क्या है, ओशा क्या चाहता है आपसे, पर्पस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स की, इस सिलेबस की, और टाइप्स क्या है, ये चार चीजें हम सीखेंगे ओशा में आपके साथ रहते हुए इस कोर्स में। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जी आपके सामने। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बता रही हैं, ओशा को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्यों जरूरत पड़ी ओशा की, इस कोर्स की क्यों जरूरत पड़ी। 60,000 वर्कर्स डाई एनुअली, आदादोशुमार के मुताबिक 50,000 डेथ ड्यू टू वर्क प्लेस रिलेटेड इलनेस। काम के दौरान बीमार होने की वजह से 50,000 लोग मर जाते हैं। 5.7 मिलियन नॉन फैटल वर्क प्लेस रिलेटेड इंजरीज, फैटल नहीं होती हैं मगर ऐसी कुछ इंजरीज हो जाती हैं, उनकी तादाद 5.7 मिलियन है। इंजरीज अलोन कॉस्ट यूएस बिजनेस ओवर 125 बिलियन डॉलर, इतना ज्यादा इसमें लॉस हो जाता है, इतनी कॉस्ट आती है सिर्फ अमेरिका में। 125 बिलियन उसके बिजनेस का चला जाता है इसी केस में, वर्क रिलेटेड इंजरीज की वजह से। तो ओशा हमेशा हर साल में अपना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों के सामने रखता रहता है। ओशा हमें बता रहा है कि 10 ऐसी वायलेशन हैं जिसकी वजह से, जो होने की वजह से, 10 ऐसी वायलेशन होने की वजह से इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये आपके सामने है वो वायलेशंस। स्लिप, ट्रिप, फॉल है, वर्किंग एट हाइट है, लेडर पे काम करना है, रोड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, शेयरिंग है, किसी चीज में हाथ फंस गया, मशीन में हाथ फंस गया, उस पर कवर नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेल्डिंग का काम करते हुए, हॉट वर्क प्रैक्टिसेस करते हुए, लॉग आउट, टैग आउट हम अच्छे से नहीं जानते हैं, काम करने के लिए जाएंगे, एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ वायलेशंस हैं, ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो करने से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन है ओशा का, आपको बता रहा है कि सेफ्टी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड साउथ। सेफ्टी कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ से ड्राइव हुआ, तो ये एक फ्रेंच वर्ड सौफ था जहां से इवॉल्व हुआ। इट इज द बेसिक राइट ऑफ द वर्कर्स, ये बताता है वर्कर के बेसिक राइट्स के बारे में, कि वर्कर के बुनियादी हकूक क्या हैं। द ओशा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन was established in 1970 and the law was implemented in 1971। ओशा इस्टेब्लिश हुआ 1970 में, और ये इम्प्लीमेंट हुआ कानून के तौर पे, लॉ के तौर पे 1971 में। नीचे में हमने आपके लिए ये दे के रखा हुआ है कि जब ये एज अ एक्ट अप्रूव्ड हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, और जब एज लॉ अप्रूव्ड हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, दोनों केसेस आपके सामने हैं। इन 1990 इट वाज अमेंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड एज एन एक्ट, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया एज एन एक्ट इन 1990। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में इसके सीलेंट फीचर्स आपके सामने हैं। इस एक्ट के, जो पहला एक्ट अप्रूव हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें जो पहला पॉइंट था ये आपके सामने है।
पॉइंट नंबर 1, हु इज कवर्ड अंडर द लॉ, ये है। सेकंड ये है द रोल एंड फंक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन, ये रोल क्या है, फंक्शन क्या है हेल्थ एंड कमिटीज का इन इम्प्लीमेंटेशन। हेल्थ एंड कमिटीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जी, आपको लाजिम ये कमेटी मीटिंग्स करवानी चाहिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं अगर हम ये कमेटी मीटिंग्स करवाते रहे तो। हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑन द जॉब इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग ये जो ट्रेनिंग्स है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब के दौरान में हमें क्या ट्रेनिंग करवानी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, प्लीज आप एक चीज अपने पास में नोट करके रख लीजिए, हम जब भी कभी अपनी बोश को, ओशा को, आयोश को या कोई भी सेफ्टी कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे जब ट्रेनिंग की बात हो रही है ये हमेशा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। हमारी इन हाउस ट्रेनिंग नो डाउट उसकी बहुत वैल्यू है, मगर कानून जब भी हमसे पूछता है हमें ट्रेनिंग रिकॉर्ड दिखाइए, आपने क्यों कौन कौन सी ट्रेनिंग करवाई है, हमें हमेशा उनसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स की ट्रेनिंग ही बतानी चाहिए, उनको उसका डाटा ही दिखाना चाहिए। अगर वो इन हाउस पूछता है कि एज HSC पर्सन आपकी क्या काविशें हैं, आपकी क्या कोशिशें हैं, तो फिर आप बताइए इन हाउस। अदरवाइज में हमेशा जब भी ट्रेनिंग की बात होगी हमेशा ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड डेजिग्नेशन, डेजिग्नेटेड स्टाफ सच एज सुपरवाइजर, एम्प्लॉयर की और सुपरवाइजर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं। द सर्कमस्टांसिस इन विच वर्कर हैज टू लेफ्ट द राइट टू स्टॉप वर्क, वो कौन से सर्कमस्टांसिस होंगे जिसमें वर्कर अपना काम छोड़ के जा सकते हैं, वो कौन सी, पॉइंट नंबर 6 है, वो कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें वर्कर को राइट है, कानून उसे इख्तियार देता है कि वो वर्क प्लेस को छोड़ के जा सकता है, काम को छोड़ के जा सकता है, और आप इसे फोर्स नहीं कर सकते हैं जब तक आप जगह सेफ ना कर लें, उस हैजर्ड को खत्म ना कर दें, तब तक आप फोर्स नहीं कर सकते वर्कर को वहां पे जाने के लिए। द कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक और हैजर्डस सब्सटेंसेस ऑन द जॉब, जो भी आपके पास में टॉक्सिक हैजर्डस सब्सटेंसेस हैं उनके कंट्रोल मेजर्स आप क्या क्या अप्लाई करेंगे। इन्फोर्समेंट बाय गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद द एक्ट एंड रेगुलेशंस एंड टू इंश्योर, ये पॉइंट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स के लिए है। आप जो भी मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री को भी ओशा रिस्पॉन्सिबल बना रहा है कि आपको इंश्योर करनी है कंप्लायंस, आपको जाना है वर्क प्लेस को इंस्पेक्ट करना है, एक्ट एंड रेगुलेशंस को इंश्योर करना है कि ये लोग मान रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कवानीन को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये था फर्स्ट एक्ट जो 1970 में बना, ओशा एक्ट ऑफ 1970। पर्पस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, हमेशा इसका यही है जी कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द वर्कर, इसको देखना, उतना ज्यादा स्ट्रेस ना दिया जाए, फिजिकली भी देखा जाए, सोशल वेलफेयर के हवाले से भी देखा जाए, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस के ऊपर। यही एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है, उसने यही सब कुछ देखना होता है। वो ब्लॉक लगाने वाला कारपेंटर जैसा या इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग करने वाला बंदा नहीं है, उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही है कि उसने ये सारी चीजें देखनी है कि वर्कर से इतना ज्यादा काम ना करवाया जाए कि फिजिकली इतना वो थक जाए, मेंटली वो इतना रिटार्ड हो जाए, एंड और उसकी जो वेलफेयर है उसके रूम से लेके वर्क प्लेस तक वो कानून के मुताबिक उसे दे देनी चाहिए। टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वर्क ऑन द वर्कर्स, जितने भी काम में एडवर्स इफेक्ट्स हैं इनको कम से कम करना वर्कर के लिए, ये पर्पस है ओशा का। टू प्रोवाइड वर्कर्स विद अ बेटर वर्क प्लेस, वर्कर को एक बेटर, एक सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के मालिक की, डायरेक्टर की, PD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे। करने के बाद में, एरिया को सेफ करने के बाद में वर्कर को अलाउ करना चाहिए उस एरिया में काम करने के लिए। हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स, इसमें हम ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं आपके सामने। प्लीज जो भी वर्ड आपके पास में ऐसा आता है, टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन आपको ऐसी मिलती है कोई भी कोर्स करते हुए, देखते हुए, आप लाजिम उसे यूट्यूब पे जाके प्रेजेंटेशन देखा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। अगर आप याद करेंगे गूगल ट्रांसलेट पे जाके तो कितना याद कर लेंगे आप, कल भूल जाएंगे आप
अगर आज 5 याद किए तो अगर आप सीख जाएंगे नॉलेज को, वो आपकी पर्सनैलिटी का, आपके नॉलेज का हिस्सा बन जाएगा, कभी भी आपसे दूर नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको नॉलेज सीखना चाहिए, ना कि याद करना चाहिए। व्हाट आर द हैजर्ड्स हम सीखेंगे, व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट, व्हाट इज द रिस्क, एंड व्हाट आर द कंट्रोल्स, कि कैसे हम उन हैजर्ड पे, रिस्क पे कंट्रोल अप्लाई करेंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल कौन कौन से हैं ये अभी देखेंगे हम। इंजीनियरिंग कंट्रोल है जिसमें कुछ करना पड़ेगा हमें उन हैजर्ड को, खतरों को कंट्रोल करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, इसमें ट्रेनिंग्स होती हैं, इंडक्शंस हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अभी जो डेफिनेशन हमने पीछे आपसे डिस्कस की हैं उसको सिंपल देखने के लिए, अ हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, चोट पहुंचा सकती है, जो डैमेज कर सकती है आपकी बॉडी को या प्रॉपर्टी को, तो वो हैजर्ड कहलाता है। रिस्क क्या है? लाइक्लीहुड दैट अ पर्सन may be harmed or injured is exposed to a hazard combined with the severity of consequence। इसको सिंपल आप ऐसा कह सकते हैं कि रिस्क क्या है? लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी का कॉम्बिनेशन है। चांस ऑफ एक्सीडेंट कितना है, एक्सीडेंट होने के बाद में सेवेरिटी और कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज्यादा हो जाएंगे। ये अगर एक गाड़ी किसी के साथ में टकराती है, चांस कितना है, टकराने के बाद में उस बंदे का क्या हो जाएगा, बोन्स टूट जाएंगी, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी, माइनर इंजरी हो जाएगी, या फैटल एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये टोटल रिस्क है। कंट्रोल क्या है? दीज आर द मयर्स, ये वो मयर्स हैं टेकन टू कंट्रोल, जो लिए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए रिस्क को या उसे खत्म करने के लिए द हैजर्ड्स ऑल टुगेदर। हायरार्की ऑफ कंट्रोल, ये एक ऐसा टॉपिक है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर आपके इंटरव्यू में फेस करना पड़ेगा। ना ना के इंटरव्यू में, आपको जब भी आप किसी मीटिंग में जाएंगे जहाँ पे आपका कंसल्टेंट बैठा है, आपका क्लाइंट बैठा है, बहुत मर्तबा आपका कंसल्टेंट आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बहुत अच्छे से इसको सीखना है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल को। मेरा पूरा लेक्चर है हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हवाले से, अगर आप इसे अच्छे से सीखना चाहते हैं। मैंने 2-3 डिफरेंट एग्जाम्पल से, वर्किंग एट हाइट की एग्जाम्पल से, फिर रोड एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के उसके साथ में ये समझाया हुआ है। आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है, हमें कंट्रोल्स अप्लाई करते वक्त में क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स अवेलेबल होते हैं, हम उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल शॉर्ट में करके इसे सीख लेते हैं, क्योंकि ऐसा प्रेजेंटेशन में उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो इसको प्लीज आप अलग से जाके, मेरे लेक्चर्स में है, आप वहां पे जाके इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए, कोई भी हैजर्ड आप देखें, खतरा देखें, उसे एलिमिनेट करने की, खत्म करने की। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करना चाहिए। एक बड़े हैजर्ड की जगह पे कोई छोटा हैजर्ड लेके आ जाए जिससे जान ना जा सके, जिससे ज्यादा खराबी ना हो। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होते हैं? इसमें हमें कुछ वर्क करना पड़ता है उस हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि एक जनरेटर है, बहुत बड़ा जनरेटर लेके आया, उसके साउंड की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम वहाँ पे कवर्स अप्लाई कर देते हैं उसके वाइब्रेशन और उसके शोर को थोड़ा कम करने के लिए। ऐसे मतलब ऐसा कोई भी कंट्रोल मेजर इंजीनियरिंग कंट्रोल कहलाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आपकी ट्रेनिंग्स हैं, इंडक्शंस हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जिसमें रिस्क असेसमेंट है, टूल बॉक्स टॉक्स हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम है, साइट पोस्टर्स हैं, सेफ्टी पोस्टर्स हैं, ये सारा एडमिन कंट्रोल में आता है। लास्ट में पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये मेरा लेक्चर है, इसे आप जाके तो मेरा अलग से मेरा चैनल पे आप इसे देख सकते हैं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्कर्स नीड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, जरूरत है, 100% जरूरत है, उन्हें 100% सेफ्टी सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि वो 8 से 10 घंटे तक अपने दिन का बेस्ट टाइम वर्क प्लेस पे स्पेंड करते हैं, ज्यादा वक्त आपके पास में रहते हैं। उनको, उनकी फैमिली को, उसके बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कंसेप्ट्स, वर्कर गेट वेरियस डिजीज लाइक डिजीज ड्यू टू डस्ट, गैस एंड नॉइस।
अगर हम इग्नोर करते रहेंगे, चीजों को छोड़ते रहेंगे, छोटा समझ के इग्नोर करके दूसरा हैजर्ड की तरफ, खतरों की तरफ जाते रहेंगे, तो बहुत सी डिजीज का शिकार होने के चांसेस हैं वर्कर को, जिसमें डस्ट है। कुछ लोग गैस के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, तो इस वजह से डिजीज का शिकार। नॉइस एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा हैजर्ड है, जिसकी वजह से बहुत से डिजीज हो जाती है लोगों में, तो हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर। इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। इट रिड्यूसेस इंश्योरेंस कॉस्ट। अगर आप अच्छे से सेफ्टी कंट्रोल्स अप्लाई करके रखते हैं, सेफ्टी कवर अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहला आपको बेनिफिट होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं आएगी। एक्सीडेंट नहीं होंगे तो कुछ इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं आएगी। लोग एब्सेंटिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, एब्सेंटिज्म उतना ज्यादा नहीं होगा। खुशी से वर्कर वर्क प्लेस काम तो करना ही करना है यार उस, तो वो एब्सेंटिज्म की तरफ नहीं जाएगा। इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, पीने के लिए ठंडा पानी, रेस्ट करने के लिए अच्छा रूम, मॉस्क, एब्लूशन एरिया, रेस्ट रूम्स। अगर आप नीट क्लीन टाइडी करके रखेंगे तो अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सिक लीव्स उतना ज्यादा नहीं आपको आएंगी आपके पास में। इट इज गुड फॉर ऑल, फॉर द ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम ओवरऑल एक बड़ा सिनेरियो में देखें, तो एम्प्लॉयर की रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। लोग सराहेंगे आपकी इन सारी काविशों को, इन कोशिशों को, और डिस्कस करेंगे अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर को, कि कितना केयरिंग है आप सबके लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर आप 100% इम्प्लीमेंट करके रखते हैं इसके कवरिंग को वर्क प्लेस पे। इसके साथ ही जी हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिएगा, और अपना फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक, इंफॉर्मेटिव वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं जी आप सबको। अल्लाह हाफिज़।